स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, डायरेक्ट हम लेक्चर पे ही आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंड लॉ यूपी में बात की थी। दो पर्सपेक्टिव में उसको देखा था, सबसे पहले हिंदू पीरियड में, फिर मुस्लिम पीरियड में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटिश पीरियड में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या रहा लैंड लॉ का। और हमारे लिए ब्रिटिश पीरियड सबसे जरूरी है क्योंकि हमारे जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो इनेक्ट हुआ, उसके पहले हमारे पास 39 एक्ट थे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो सारे 39 एक्ट में 80% जितने भी एक्ट थे वो ब्रिटिश के द्वारा ही बनाए गए थे और उसी टाइम के एक्ट थे। जब आप हम रेंट कंट्रोल एक्ट और ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे चल के, जो अब तो पूरी तरह से एबॉलिश हो चुका है, लेकिन हमें वो समझना पड़ेगा हमें रेवेन्यू कोड जानने के लिए। इसलिए ब्रिटिश पीरियड में क्या है, इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में जो हमारा पूरा परमानेंट सेटलमेंट था, जो तालुकारी एक्ट था, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इन सारी चीजों पे हम थोड़ा नजर डालेंगे। अब बाकी बहुत से ऐसे एक्ट जो हैं ब्रिटिश टाइम ने इनेक्ट किए थे अपने समय में ब्रिटिश ने, जैसे रेंट रिकवरी एक्ट 1859 हुआ था, एक और आगरा टेनेसी एक्ट 1901 हुआ था। ये सारी चीजें भी हम ब्रिटिश पीरियड में ही डिस्कस करते हैं। तो हमारे लिए हमको रेवेन्यू कोड पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश ने क्या क्या डेवलपमेंट लैंड लॉ के रिगार्डिंग की थी वो जानना। तो इस लेक्चर में हम वही देखेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब मुगल पीरियड एंड हुआ, जैसे पिछले में पढ़ा चुका हूं आपको, एक सेकंड में आपको उस पर ले चलता हूं। जैसे पिछले लेक्चर में मैं सारी चीजें आपको पहले भी बता चुका हूं। जब हम मुस्लिम पीरियड पढ़ रहे थे, जब हम मुस्लिम पीरियड पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बताया कि जो जो टैक्स लिया जाता था 1/3, अकबर के टाइम का जब टोडरमल सिस्टम चल रहा था, तो 1/3 प्रोडक्शन का टैक्स लिया जाता था, जो कि औरंगजेब के समय आते आते इसको खूब बढ़ा दिया गया था। 1/10 10 पार्ट लिया जाने लगा डायरेक्ट, मतलब 90% तक वो टैक्स ले लेते थे। अभी क्या है कि आप समझिएगा कि जब मुस्लिम पीरियड एंड हुआ, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का वो चीज है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, सबसे पहले आप सबको पता है कि 1600 में ही इनको एलिजाबेथ का चार्टर मिल चुका था और ये हमारे इंडिया में एज ए ट्रेडर के रूप में, ट्रेडर सिर्फ एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे कि हमें हमें सिर्फ व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं और अपने देश जाना है, और इनका कोई मकसद नहीं था। पर चीजें जब वो देखते गए कि हमारे यहाँ कितनी सिस्टम खराब है, कितनी सारी चीजें सब एकदम जीरो उस पे चल रही हैं, तब वो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेडर का अपना सपना छोड़ के यहाँ का राजा बनने का सोचने लगे कि मैं ही रूल करूंगा और बढ़िया से पैसा कमाना है, जितना एकदम चूस सके हम देश को उतना करना है। 1600 से जब हम एकदम एक टाइमलाइन देखें, 1600 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है EIC, ये हमारे देश में एज ए ट्रेडर के रूप में आती है। 1600 से लेके 1764 यानी 1764 तक ये एज ए ट्रेडर ही काम करती है। यानी सिर्फ वो एक व्यापार करते हैं, यहां से मसाले ले जाते हैं अपने देश और बाकी वर्ल्ड के और ज्यादा देशों में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, और कोई इनका मकसद नहीं रहता। लेकिन आप याद रखिएगा कि दो युद्ध हुआ था। एक प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था आप लोग को थोड़ा सा भी अगर याद हो, कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में हुआ था, ठीक। दूसरा अगर हम बैटल देखें, एक दूसरा हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1764 में। ये दो टाइमलाइन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ भी यहाँ की अभी टाइमलाइन आप देखिएगा तो 1600 से लेके 1764 तक ये एज ए ट्रेडर काम करते थे। 1765 की एक जो ईयर था, 1765 में इलाहाबाद की एक ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, इलाहाबाद ट्रीटी होती है। और 1765 के बाद से दीवानी राइट जो होते हैं, मैं भी समझा रहा हूं क्या होता है दीवानी राइट, क्या सारी चीजें मैं एकदम डीप में उसको समझाऊंगा। जो दीवानी राइट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। इसके पहले क्या हुआ करता था कि जब मुगल का पीरियड था, यहाँ 1764 तक मुगल ही रूल कर रहे थे। 1765 के बाद से जो है ये सारी चीजें, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, दीवानी राइट हुआ, ये सारी चीजें तब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आई। थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं दीवानी राइट क्या होता है। सबसे पहले दीवानी राइट का मतलब होता है द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्परर। ये चला गया कंपनी के पास। यानी कि पहले क्या होता था, जो मुगल इंपरर थे, लैंड के ऊपर जो भी प्रोडक्शन होता था उस पे जो टैक्स लगते थे, यानी 1/3 प्रोडक्शन का, जिन भी सारी चीजों का, ये पहले क्या होता था कि इंपरर किसी जमींदार को अपॉइंट करता था और वो इन सारे टैक्स को या प्रोडक्शन को
कलेक्ट करता था। अभी क्या हुआ 1765 में जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार जो थे उनको हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स कलेक्ट करने लगी। और भाई वो युद्ध जीती थी, बक्सर का युद्ध जीती थी, प्लासी का युद्ध जीती थी, तो उनका वर्चस्व था। तो वो फिर अब जो है दीवानी राइट के थ्रू लैंड रेवेन्यू यानी उस पे जो प्रोडक्शन होता था उस पे टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने पास रखते थे। लेकिन ये जो 1765 में जो दीवानी राइट इन्होंने पाई, ये सिर्फ अभी 3 जगह के लिए था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और बाकी जो हमारे इंडिया के पार्ट्स एरिया बचे थे वहां पे अभी इंपरर ही अपने जमींदार के थ्रू टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन ये जो दीवानी राइट साइन हुआ, इलाहाबाद जो ट्रीटी हुई 1765 में, इसके बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहां पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों का अब जो है लैंड रेवेन्यू यानी जो टैक्स लगता था लैंड पे, ये कौन कलेक्ट करने लगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां से जो है 1765 से इनके पास थोड़ा सा अधिकार आने लगा, जिसपे ये जो है लैंड पे सारा सिस्टम अपना बनाने लगे। अब देखिए, ये हमने बात की 1765 की। सबसे पहले बात, मैं जब जमींदार का नाम लेता हूं या तालुकदार का जब भी मैं इस वीडियो में नाम लूंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा सर जमींदार और तालुकदार होते कौन थे। मैं बेसिकली जमींदार पे लेके चलता हूं, जमींदार कौन होते थे पहले ये समझिए, फिर आगे हम चलते हैं। जमींदार, हम सब जब पहले बार ये शब्द सुनते हैं कि जमींदार, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम को कैसे एबोलिश किया गया था, पूरा इस पे एक चैप्टर ही अच्छा खासा, इस पे 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, पूरा डीप में लैंड लॉ को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जमींदार का सिस्टम अगर हमें समझना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जमींदार शब्द सुनते ही आता है कि गांव के बड़कवा लोग जिनके पास बड़ी संपत्ति होती थी, और एक्चुअली में मतलब भी यही होता है। लेकिन अब ये पढ़ा कैसे, ये समझिएगा। जमींदार क्या होता था, जैसे मुगल काल की अगर पीरियड की बात करें, मान लीजिए इंपरर साहब है, इंपरर है, इनको लैंड पे टैक्स कलेक्ट करना है, तो ये अपॉइंट करते थे किनको? जमींदार को। जमींदार क्या हो गई, अब एक पोस्ट हो गई। अब ये जमींदार जाता था तो गांव के किसानों के साथ, किसान के साथ या फार्मर कह लीजिए, इनसे क्या करता था? कलेक्ट करता था। अब इंपरर जमींदार को अपॉइंट कैसे करेगा? भाई साहब आप सीधी साथ बात समझिए कि गांव में कोई गरीब व्यक्ति रहेगा, उसको क्या राजा जमींदार अपॉइंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि राजा जानता ही नहीं ना गरीब लोगों को। तो वो राजा करता भी क्या था कि जो बड़े गांव होते थे या बड़े जो एरिया हैं, वहां का जो सबसे धनाढ़ व्यक्ति होता था, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें होती थी, उन्हीं को ये अपॉइंट कर देते थे कि भाई तुम टैक्स कलेक्ट करना और हमको लाके देना, 1/3 हमको चाहिए, हमको लाके तुम देना। ये सिस्टम था जमींदार का। तो बेसिकली जमींदार जो थे गांव के बहुत बड़कवा लोग भी होते थे, और जमींदार जो होते थे वो आपके एक पोस्ट भी होती थी जिसको इंपरर या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये काम की, जमींदार को अपॉइंट किया और टैक्स वो कलेक्ट करते थे, और अल्टीमेटली वो टैक्स लाके देते थे किसको? इंपरर को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये होगा जमींदार। और सेम जमींदार और तालुकार में कोई अंतर नहीं होता। तालुकदार में, तालुकदार, ये दोनों सेम होते हैं। आप इसमें बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अभी ये आपको एक पैटर्न समझ में आया। और ये जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पढ़ाऊंगा, परमानेंट सेटलमेंट पढ़ाऊंगा, रैयतवाड़ी पढ़ाऊंगा, तो इसमें ये चीजें आएंगी। अभी आपको समझ में आ गया कि जमींदार है कौन। बेसिकली एक पोस्ट भी है, और जो आप भी समझते हैं कि जिनके पास बड़ी संपत्ति है वो भी जमींदार होते हैं। और जमींदार के पास बहुत बड़ी, अब ये कैसे अपने पावर का मिसयूज करते थे ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हमने क्या देख लिया। अब हम आगे चलें। जब 1765 के बाद ये सारी पावर, मतलब 3 जगह की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जमींदार जो पहले से अपॉइंट थे उन्हीं को ये पावर दे दिया कि भाई जाओ तुम टैक्स कलेक्ट करना, और हमको 30% चाहिए, पूरे प्रोडक्शन का 30% मुझे चाहिए, मुझे दे देना। अब होता क्या था, जैसे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किसको अपॉइंट किया? जमींदार को। जमींदार को अपॉइंट किया। जमींदार फिर किससे करते थे? फार्मर से या रॉयट्स। जो रायत, रैयतवाड़ी जो रायत होते हैं, ये इसको फार्मर ही बोलते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में रायत बोलते हैं। रायत मतलब फार्मर। फार्मर को पर्शियन लैंग्वेज में हम रायत बोलते हैं, ठीक। तो इसी से रैयतवाड़ी सिस्टम भी पढ़ा, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को अपॉइंट किया, बोला कि भाई तुम कलेक्ट करना और 30% टोटल प्रोडक्शन का मुझे चाहिए। तो फार्मर से कौन लेता? जमींदार। जमींदार से कौन लेते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। अब देखिए कितना लेना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए 30% टोटल प्रोडक्शन का, ये उनका सिस्टम था। ये मैं 70
1766 का बात बता रहा हूँ। 1765 में इनको पावर मिला, मैं 1766 की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब जमींदार के पास क्या हो गया, पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी को फार्मर या राज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है जमींदार से कि भाई तुम जो है मुझे 30% दो, कलेक्ट तुम करोगे, तुम जानो। अब जमींदार के पास क्या हो ना, बिचौलिया ये हो गया, अब इसके पास एब्सोल्यूट पावर आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भी कहा कि भाई जो भी कलेक्शन आप करिएगा 30%, इसका मैं 11% जो है आपको दूंगा, क्योंकि भाई आप कलेक्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इसका 11% मैं आपको दूंगा। जमींदार भाई इसमें भी खुद, चलो भाई तुम भी 11%, चोर तो है भाई, ये तो चोर थे। अब ये क्या करते थे कि जो फार्मर से लेना तो इनको 30% ये टोटल प्रोडक्शन का, ये 50%, 60%, 70% तक मांग लेते थे, और इसमें से 30% सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, और बाकी बचा खुचा सारा जमींदार खुद रख लेता था। एब्सोल्यूट पावर हो गया जमींदारों के पास, ये जितना मन करता उतना फार्मर से लेते, और उसका 30% ईस्ट इंडिया कंपनी को देते, बाकी अपने रख लेते। अब ये भाई खूब अमीर होते गए। ये मैं आप टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, जबकि ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में भी अगर आप पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये उसमें भी सारी चीजें पढ़ाई जाती है। हमें भी इसका रेफरेंस जरूर लेना पड़ेगा अगर हमको सारे एक्ट समझने हैं, तब रिकवरी एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारी चीजें समझनी है तो। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। अब जमींदार यहाँ पे अपने पावर का खूब मिसयूज करने लगे कि भाई एकदम खतरनाक। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, 1766 हो गया। थोड़ा सा टाइमलाइन में और आगे बढ़ाऊं तो अब हम चलते हैं 1769 में। इस साल बारिश नहीं हुई हमारे देश में, बेसिकली नॉर्थर्न पार्ट में बारिश नहीं हुई, एकदम बारिश का अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं। उसके बाद 1770 आते आते एक खतरनाक का अकाल पड़ा हमारे देश में, खूब अकाल पड़ गया हमारे देश में। अब इस समय 1770 में कैसे भाई जमींदार अब कलेक्ट करते और कैसे फिर राजा को देते, अब ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उस समय अगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थिति देखिए 1770 की, तो उनके पास खुद के खाने के लिए अनाज नहीं था, तो वो टैक्स कैसे देते। अब जमींदार किए क्या कि भाई जमींदार को भी देना था ऊपर, और इनको अपना भी पेट भरना था, इनको अपना भी झोला भरना था। तो ये जो भी उस समय के फार्मर्स के घर में रहता वो ले लेते, यानी फार्मर्स के पास एक टाइम का खाने के लिए नहीं बचा था अनाज। 1770 की स्थिति ऐसे थी। और एक फिर हो गया 1829 में, 1829 में भी एक और ऐसा ही बहुत खतरनाक अकाल हमारे देश में पड़ा था। और 1770 का जो ये अकाल पड़ा, इसमें करीब 1300 से 2000 लोगों की मौत हुई थी बंगाल में। ये डेटा बताते हैं, बाकी एक्चुअल जो भी रहा हो। सोचिए इतनी खराब स्थिति 1770। अब यहाँ क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज जो है डर गए कि भाई अब तो एक भी मेरे को नहीं लैंड पे रेवेन्यू आया ना कुछ, क्योंकि उन्हें 1765 में आइडिया नहीं था कि ऐसे भी सिचुएशंस इंडिया में आते हैं कि वो 1 रुपए भी टैक्स नहीं दे सकते, और खास करके उस टाइम पे। इसके बाद से अब इन्होंने क्या की, चीजें बदलनी शुरू की। चीजें क्या की, बदलनी शुरू की। अब बदली कैसे, अब हमें ये देखना है। अब चीजें यहां से बदली कैसे, वो देखने के लिए हम पहले चलते हैं टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। थोड़ा सा उस पर हम नजर डालते हैं कि टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या होती है। ठीक, सबसे पहले 3 टाइप के हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ेंगे। कितनी, 3 टाइप के, 3 टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक, सबसे पहला हम देखें, पहला तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, अब ये क्या होता है मैं अभी सब एक्सप्लेन करता हूं। इसका टाइमलाइन क्या रहा है मैं ये भी अभी सब एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तीसरा हम चलें, तीसरा था महल या महालवाड़ी सेटलमेंट। महालवाड़ी सिस्टम कह लीजिए या सेटलमेंट कह लीजिए। ठीक है, चलिए ये 3 टाइप के हमारे पास लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थे उस टाइम पे। अब एक एक करके हम समझते हैं, टाइमलाइन भी समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हमें परमानेंट सेटलमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसका एक हम एरिया भी देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। अब इसमें एक चीज हम देखने की कोशिश करते हैं परमानेंट सेटलमेंट में,
कि ये कौन कौन से एरिया में पूरी तरह से प्रिवेल था। सबसे पहले एरिया हम जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हमें बेसिकली देखिए सर यूपी का लैंड लॉ पढ़ना है, पर हमें ये चीजें समझने के लिए पीछे का पूरा हमें देखना पड़ेगा, पृष्ठभूमि क्या है। परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली इन 3 जगहों पे पूरी तरह से प्रिवेल था। इसके बाद आपका रैयतवाड़ी आया, तो रैयतवाड़ी बॉम्बे और मद्रास में प्रिवेल था। उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम आया, महालवाड़ी सिस्टम पंजाब और यूपी में बेसिकली पूरी तरह से था। लेकिन ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये आगे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बनारस, ये वाराणसी तक आगे चल के वाराणसी तक पूरी तरह से प्रिवेल हुआ परमानेंट सेटलमेंट। अब हम ये क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको माना जाता है फादर। लेकिन इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग जो थे, वॉरेन हेस्टिंग ने ही इसकी नींव रखी थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने ही इसकी नींव रखी थी। 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी टाइम वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी नींव रख दी थी कि हमको परमानेंट सेटलमेंट टाइप का कोई सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस देश मतलब भारत में अकाल पड़ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसके पास से ये टैक्स नहीं दे पाते हैं, फिर हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सुधारने के लिए परमानेंट सेटलमेंट टाइप का सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 या 1774 में ला दिया था। लेकिन इसको पूरी तरह से परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। लेकिन उसके पहले से ये सिस्टम 1793 में बस इसको 10 साल के लिए कर दिया गया। अभी 10 साल क्या है आगे आप समझ में आएगा, आगे चलिए। अब मैं समझाता हूं आपको कि परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है। हमें कब से कब टाइमलाइन से मतलब नहीं है, हमें लैंड लॉ पढ़ना है, लोकल लॉ पढ़ना है यूपी का, इसमें टाइमलाइन से मतलब नहीं है। चीजें होती क्या थी इससे मतलब। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था हम ये समझते हैं। जैसे सुनिए, पहले टैक्स कैसे लगते थे कि ये कोई फार्मर है, ठीक, ये कोई फार्मर है, उसके पास ये लैंड है, ठीक, इस पे जितना प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए 100 केजी का प्रोडक्शन इस पे टोटल हुआ, ठीक है। अब 100 केजी के प्रोडक्शन में होता क्या था कि 30 केजी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश को, ठीक है, 30% इनका चाहिए। पहले का सिस्टम ये था, हर साल मान लीजिए एक साल में ये पर ईयर का आपका रेशियो है या पर सीजन का, सीजन 6 महीने 8 महीने जैसे भी सिस्टम चलता हो, जो जैसे क्रॉप रहेंगे उस हिसाब से सीजन होता है, 30% इनको चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि कोई ये व्यक्ति है, उसका ये लैंड है, परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स कर दिया गया कि हमको इतना जो है चाहिए आने वाले 5 साल के लिए लगातार, हम फिर बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। इसमें क्या हुआ कि हम पहले पिछले 10 साल का देखते थे कि पिछले 10 साल में इनका प्रोडक्शन का क्या परसेंटेज रहा है। मान लीजिए टोटल निकला कि पिछले 10 साल में इन्होंने 1000 किलो का टोटल प्रोडक्शन किया है। तो अब इसका एवरेज निकाल लेते थे, वो क्या करते थे, इसका एवरेज निकाल लेते थे, 10 साल के हिसाब से एवरेज निकाल लेते थे, तो बोलते थे कि मुझे 100 केजी 10 सालों में चाहिए। ये सिर्फ एक रेट है, होता अलग अलग था, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ये क्या हुआ कि अब ये बोलते थे कि मुझे 10 सालों में 100 केजी पूरा इस लैंड से, एक जमीन से हमको पूरा टैक्स या लैंड रेवेन्यू चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि बीच में अकाल पड़ गया या वो हो गया, हमने फिक्स कर दिया भाई 5 साल, ये सॉरी 5 साल के लिए है कि 5 साल में मुझे इतना चाहिए, 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 5 निकलेगा, ठीक। थोड़ा और समझते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो। जैसे मान लीजिए ए की कोई लैंड है, हम पहले चेक करेंगे कि पिछले 10 सालों में इसने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है। मान लीजिए पिछले 10 सालों में टोटल प्रोडक्शन 50 किलो का ही है। अब इसका हम अपने फिर एवरेज निकालेंगे कि भाई चलो एवरेज फिर इसका हम निकाल लिए, 5 साल के लिए हमें चाहिए, तो फिर 10। अब इस पे फिक्स हो गया कि इस हम जमीन से सिर्फ 10 केजी ही चाहिए आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। हमसे अब कोई मतलब नहीं है, बीच में अकाल पड़ गया जो भी पड़ गया, हमको 10 किलो चाहिए आने वाले 5 साल के लिए, फिक्स हो गया, परमानेंट कर दिए। 5 साल के लिए ही फिक्स हुआ, लेकिन इसको वो लोग परमानेंट नाम देते थे, ये फिक्स हो गया। एक एवरेज निकाल देते थे, पिछले 5 साल 10 साल में इतनी जमीन की प्रोडक्शन हुई है, इस हिसाब से औसत इतना बनता है और हमको ये औसत चाहिए। ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट आपका। इस हिसाब से चलता था इनका सिस्टम,
लैंड रेवेन्यू पे जो भी था। अब देखिए, अब थोड़ा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम जान जाते हैं। ये सबको पता है कि ये बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में प्रिवेल था, और ये ब्रिटिश इंडिया जितनी थी, जितना भी टोटल ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, टोटल 19% इनका जो एरिया था, टोटल 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट प्रिवेल था। टोटल 19% में परमानेंट सेटलमेंट प्रिवेल था। और अगर रेशियो वाला अगर याद करना चाहते हैं तो 10/11 ब्रिटिश लेते थे, और इसका 1/11 जो जमींदार होते थे उनको ये पावर दी गई थी कि आप ले लीजिएगा। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, परमानेंट सेटलमेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। परमानेंट सेटलमेंट का भी जो सिस्टम था उसके लिए भी बीच में जमींदार थे। ये हो गए ब्रिटिश, बीच में आ गए जमींदार, फिर आ गए आपके किसान, फार्मर। अब इनको जो औसत फिक्स हो गया, मान लीजिए 10 केजी इनको बोल देगा भाई 10 किलो मुझे चाहिए। अब हर सबकी जमीन का अलग अलग होता था, मान लीजिए ए से 10 किलो लेना है, बी से 50 किलो लेना है, सी से 80 किलो लेना, सबका अलग अलग। अब जमींदार इनसे कलेक्ट करता था, इनको लाके देता था। वो तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश को तो सिर्फ अपने जो फिक्स किए हैं उतने से मतलब है, चार्ट जो इनका बना हुआ उतना चाहिए। ए से इनको 10 किलो चाहिए तो 10 किलो चाहिए। ये जमींदार क्या करता था, ए से 30 किलो लेता था, अब 20 अपने पास रखता था और 10 इनको दे देता था। और उसके बाद 10 में से भी इनको 1/11 का पार्ट इनको फिर मिल जाता था रिवार्ड के रूप में। यानी जमींदार खूब अमीर होते गया, बाप रे बाप, पूछिए मत, खूब पैसे पैसा छापाई। जमींदार बीच में भारत का लोग था, भारत को जानता था कैसे चोरी करनी है। ये तो अभी नए नए आए थे ना ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश वाले तो नए नए आए थे। इस हिसाब से जमींदार खूब चुराने लगे। अब फिर ये हुआ कि नहीं यार, परमानेंट सेटलमेंट भी बहुत खराब है भाई। अंग्रेजों को चीजें ये पता चल गई कि नहीं, चोरी हो रहा है बीच में, सिस्टम ठीक नहीं है। अब ये बोले कि अब हमें नया सिस्टम लाना होगा, तो इन्होंने क्या लिया, रैयतवाड़ी को अपनाया। किसको, रैयतवाड़ी सिस्टम। अब ये क्या होता है, अब हम रैयतवाड़ी सिस्टम पे आए। रैयतवाड़ी सिस्टम, अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम किस साल लाया गया। जो परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट अगर आप समय अवधि देख के चलें तो 1772 या 73 मान लीजिए, 72 या 73 से लेके ये 1820 तक परमानेंट सेटलमेंट का पूरा चला। ये ईयर की हम बात करें, 1820 तक परमानेंट सेटलमेंट चला, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चला। ठीक, उसके बाद से जो है आपका जो रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी 1820 से आया। रैयतवाड़ी के फादर किसको कहा जाता है, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी सिस्टम का फादर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, हमको ये समझना है। हमको जितने भी सिस्टम थे ये होते क्या है ये समझना है, इसमें कैसे लैंड पे टैक्स लगाया जाता है ये समझना। अब रैयतवाड़ी सिस्टम समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश हैं, बीच में जमींदार आते थे परमानेंट सेटलमेंट। इसने क्या किया, ब्रिटिश ने जमींदार खत्म कर दिया, डायरेक्ट फार्मर, डायरेक्ट फार्मर। थॉमस मुनरो का ये कॉन्सेप्ट था कि हम डायरेक्ट फार्मर को अप्रोच करेंगे और उनकी जमीन पे जितना प्रोडक्शन हुआ उस पर जैसे भी टैक्स लगाने होंगे। बेसिकली इनका टैक्स का सिस्टम था कि ये 40 से 50% टैक्स लगाते थे। किसका, 40 से 50% ये टैक्स लगाते थे। ये इनका सिस्टम था रैयतवाड़ी में कि डायरेक्ट ब्रिटिशर। अब लेकिन ये एक चीज अब सोचने वाली है कि क्या मान लीजिए उस समय के थॉमस मुनरो हेड हैं, थॉमस मुनरो, तो ये मुनरो साहब जो है हर फार्मर के घर जाके क्या कलेक्ट करेंगे टैक्स, नहीं ना। ये भी किसी न किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, कोई ना कोई ऑफिसर से अपॉइंट होगा तो ही ना वो जाके टैक्स कलेक्ट करेगा भाई। मुनरो साहब तो इंडिविजुअल हर फार्मर के घर जाके तो टैक्स ले नहीं सकते, ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहां पे बीच में एक ऑफिसर से अपॉइंट किए गए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अब फिर क्या हुआ कि 1820 के बाद ये रैयतवाड़ी सिस्टम चलने लगी। रैयत कुछ हद तक ठीक थी। अब ये ऑफिसर्स क्या करते कि 40 से 50% तक टैक्स लेना, ये 70% तक टैक्स लेते, 80% तक टैक्स लेते और 40% दे देते ब्रिटिशर्स को और बाकी अपने जेब में रख लेते। फिर यहां सिस्टम फ्लॉप हो गया। फिर अब ये हुआ कि नहीं भाई, अब रैयतवाड़ी भी ठीक नहीं, कोई नया लाया जाए।
लेकिन अब रैयतवाड़ी का थोड़ा फैक्चुअल वो चीजें हम जान लेते हैं कि फैक्ट क्या आता है। फैक्ट देखिए, सबसे पहला हमें अगर फैक्ट देखना है तो हम ध्यान देंगे कि ये दो जगह प्रिवेल कहां कहां करता था, मद्रास प्लस बॉम्बे, इस एरिया में ये प्रिवेल करता था। और टोटल अगर देखें तो टोटल 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टोटल 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन फिर बाद में जो है ये भी सिस्टम खराब है, तब हमको महालवाड़ी सिस्टम लाना पड़ा। कौन सा सिस्टम लाना पड़ा, महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम समझते हैं अब क्या होता है। महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम आप देखिए, महलवाड़ी सिस्टम के फादर किसको माना जाता है, महलवाड़ी सिस्टम के फादर माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। किसको, फादर हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महलवाड़ी सिस्टम आया कब, 1822 में। अब ध्यान देखिए कि 1820 में रैयतवाड़ी आया था, 2 ही साल में रैयतवाड़ी सिस्टम फ्लॉप कर गया, 1822 में महलवाड़ी सिस्टम लाया गया। लेकिन अब होता क्या था ना सर कि अलग अलग एरिया में ये प्रिवेल थे। परमानेंट सेटलमेंट अभी भी चल रहा था आपके उधर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। रैयतवाड़ी सिस्टम अभी भी नीचे आपका चल रहा था बॉम्बे में और मद्रास में। और ये जो हमने महलवाड़ी सिस्टम लाया, ये बेसिकली मेन कहां कहां काम किया है, तो ये आपका चला था उधर यूपी में और वेस्टर्न प्रोविंस में। ठीक है, ये बेसिकली उधर जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसको यूपी कहते हैं आज के डेट में, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब एंड अदर, इन सारे एरिया में ये लागू था। ठीक, इन सारे एरिया में ये लागू था। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट था, महलवाड़ी सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट था, ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि महल का मतलब होता है विलेज। महलवाड़ी जो कॉन्सेप्ट था, महल का मतलब होता है विलेज। क्या होता है महल का मतलब विलेज, यानी कि विलेज से हमें टैक्स लेना है। जैसे मान के चलिए ये एक पूरा गांव है, थोड़ा समझिएगा, ये एक पूरा गांव है, इसमें छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे, कई लोगों के ए बी सी डी के सारे खेत हैं अपने। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिश क्या करेगा विलेज में जो भी हेडमैन होगा, हेड ऑफ विलेज, आज के डेट में अगर देख के चलिए तो ग्राम प्रधान मान लीजिए, उस समय भी विलेज के हेड होते थे। ब्रिटिशर सिर्फ डायरेक्ट क्या करते थे, हेड से कहते थे भाई तुम हमको जो है सबका टैक्स कलेक्ट करके दोगे। हर गांव का अलग हेड हो गया जो कलेक्ट करके देता था। अब ब्रिटिशर्स क्या समझते थे कि इस गांव में जितनी भी संपत्ति है सबका ओनर कौन है, ये हेड है, विलेज का जो भी हेड है वो ओनर है। लेकिन अब मान लीजिए ये जमीन ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ई का है, ऐसे सबका है। लेकिन इस जमीन का बेसिकली ओनर कौन है, ए। बी का ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, बी। इसका ओनर कौन है, डी। इसका ओनर कौन है, सी। इस हिसाब से। लेकिन ब्रिटिशर्स को ए बी सी से कोई मतलब नहीं था, ब्रिटिशर्स को सिर्फ मतलब है हेड से। हेड जाएगा, इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, और फिर ये सारा टैक्स लाके वो किसको देगा, ब्रिटिशर्स को। ये बेसिकली सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम है। विलेज कम्युनिटी, हेड को माना जाता है कि पूरे विलेज में जितनी भी संपत्ति है उसका मालिक वो है, तो भाई जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका आप हमको टैक्स दीजिए। अब ये हेड क्या करता था, जितने भी कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर मतलब फार्मर, जितने भी कल्टीवेटर थे इनसे जाके टैक्स कलेक्ट करता था, फिर ले जाके ब्रिटिशर्स को देता था। ये आपका सिस्टम हो गया। तीनों हमने जो समझा, परमानेंट समझा, रैयतवाड़ी समझी और महलवाड़ी समझी। देखिए इसको मैं बहुत डीप में नहीं गया हूं, इसमें और से बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन हमें यूपी लोकल लॉ, लैंड लॉ पढ़ने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत है कि कैसे टैक्स को वसूला जाता था, क्या सिस्टम था, वो हम समझ लिए। अब आगे हम देखेंगे थोड़ा ब्रिटिश पीरियड में बनारस। अब हम यूपी में आ जाते हैं क्योंकि हमको यूपी पढ़ना है, अब हम यूपी में आ जाते हैं। ठीक है, अब यूपी में हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनारस क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अवध का क्या था, अवध में जो तालुकदारी सिस्टम चलते थे, ये सारी चीजें अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए ये मोटा मोटी आपको समझ में आया कि ब्रिटिश कैसे लैंड पे टैक्स लगाते थे। अब यूपी स्पेसिफिक, हम यूपी में आते हैं, छोड़ देते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब छोड़ते हैं। अब हम आते हैं
यूपी में, यूपी में आ गए। यूपी में बेसिकली अगर देखिए तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश केम इन द ब्रिटिश पोजीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1775 टू 1857। यूपी में जितने भी जिले हैं लगभग आज के डेट में 75 जिले, 76 जिले अभी महाकुंभ वाला हो गया है, लेकिन हम चलते हैं जितने भी आज के डेट में हमारे पास जिले हैं, ठीक, वो सब जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। कब? 1775 से लेके 1857। इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी यूपी के जिले हैं वो सब ब्रिटिश के अंडर आ चुके थे, किसी मुगल एम्परर के अंडर नहीं थे। इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी यूपी के जिले हैं उसमें जितने भी लैंड है उस सब पे लैंड रेवेन्यू का सिस्टम ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। अगर हम चलें बनारस की, अब स्पेसिफिकली बात करें क्योंकि हमको परमानेंट सेटलमेंट बनारस में आना है डायरेक्टली, तो ओल्ड बनारस प्रोविंस यानी कि जो आज के डेट में वाराणसी डिवीजन है, ये 1775 में ही, अब थोड़ा टाइम पीरियड देखते चलिएगा, 1775 में ही वाराणसी ब्रिटिश का हो गया था। कैसे हुआ? एक ट्रीटी साइन हुई थी, किसके साथ? असफत उद्दौला, असफत उद्दौला के साथ, जो कि नवाब थे अवध के नवाब थे, अवध नवाब, क्या नाम था इनका? असफ उद्दौला। असफ उद्दौला से एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश की एक ट्रीटी साइन हुई। कब हुई थी? 1775 में, जिसके थ्रू वाराणसी जो प्रोविंस है ये ब्रिटिश ले लिया और इस पे जितना भी लैंड रेवेन्यू और लैंड का सिस्टम है ब्रिटिश मैनेज करेगा। कैसे कैसे चीजें ब्रिटिश के हाथ में गई इसका हम टाइम पीरियड समझ रहे हैं। ये क्या हुआ? बनारस चला गया, किसके साथ ट्रीटी साइन हुई थी? असफ उद्दौला के साथ ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स की। अवध के नवाब थे असफ उद्दौला, 1775 में बनारस चला गया अंग्रेजों के पास, ठीक है। अब देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स हैड ओनली वाराणसी डिवीजन एंड इलाहाबाद फोर्ट। जब 19th सेंचुरी का उद्गम यानी कि मान के चलिए 1799 से लेके 1810 तक, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ दो, यूपी के सिर्फ दो जगह उनके अंडर में थे, बनारस और इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद फोर्ट, ये दो ही जगह सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थे। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे ट्रीटी साइन हुए, द सो कॉल्ड सीडेड डिस्ट्रिक्ट। सीडेड मतलब बहुत से ट्रीटी, सीडेड मतलब होता है कि विजित राज्य। मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। सीडेड डिस्ट्रिक्ट आप समझिए, सीडेड डिस्ट्रिक्ट यानी कि विजित राज्य, विजित राज्य। सीडेड डिस्ट्रिक्ट यानी कि अंग्रेज जो है जीतते चले गए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, सबसे पहले उन्होंने बनारस तो ट्रीटी साइन करके लिया, इलाहाबाद ट्रीटी साइन करके लिया, उसके बाद ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट यूपी के थे जिनको ये युद्ध में भी जीते, ट्रीटी साइन करके जीते, समझौते से आया, बहुत सारी चीजें थी। अगर हम उसकी बात करें तो 1801 में, 1801 में क्या हुआ? आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, ईटा, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, बिजनौर, पीलीभीत, ये सारे जो जिले हैं ये क्या हो गए? सीडेड हो गए ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के अंदर। आप जो मैं जिले का नाम लिया वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कैसे क्या चीजें हुई, आप ये समझिए। उसके बाद देखिए तो युद्ध करके भी कब्जा किया 1803 में। 1803 में एक मराठा के साथ एक समझौता हुआ, अगर हम टाइम पीरियड लेके चले तो 1803 में मराठा के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके बाद आपके आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर और बुंदेलखंड, जो कि बांदा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बुंदेलखंड, ये सब चले गए किसका? फिर ब्रिटिश के पास। आप देखिए 1803 1810 आते आते लगभग 50% से 80% जिले चले गए हैं ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। और जो बची थी वो 1840 में चली गई, 1840 में कुछ जिले चले गए, जैसे आपका झांसी, जालौन, ललितपुर, ये सब आपके 1840 में ट्रीटी साइन हुआ। जो भी वहां के लोकल राजा थे, लोकल शासक थे, उनके साथ ट्रीटी साइन हुआ, वो जिले वहां चले गए। अवध जो है मेन 1856 में इन्होंने अवध को भी अपने में शामिल कर लिया।
अवध को भी अपने में साइन कर लिया। ऐसे 1857 आते आते 1857 आते आते सारा जितना भी राज्य था सब चला गया, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे यूपी के ये लगभग सब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब देखिए हमें पढ़ना यहीं तक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद से इन सारे लैंड को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कोड, बहुत ऐसे कानून, बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशन लागू किए जैसे कि सारे डिस्ट्रिक्ट का लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैनेज किया जा सके, जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। अभी हम इसमें और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से क्या हुआ कि सारे डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश के पास चले गए। अब देखिए, अब हमें देखना है कि परमानेंट सेटलमेंट बनारस का, बनारस का थोड़ा समझते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बनारस। अब देखिए, जो बनारस है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे, मतलब वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन किया था असफ उद दौला के साथ। असफ उद दौला 1775 में, और बनारस को जीत लिया। और देखिए दीज डिस्ट्रिक्ट, और ये जो जिले थे बनारस के अंदर, देखिए बनारसी डिवीजन में बनारस प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, इसमें बगल के अगल बगल के चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सारे जिले इसमें आते थे उस समय। तो मतलब ये सारे एरिया का अंडर चला गया ब्रिटिश के, ये सारे एरिया का जितना भी लैंड सिस्टम था ये सब ब्रिटिश के अंडर चला गया था। ठीक, अब यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश हम करेंगे। राजा चेत सिंह का नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, राजा चेत सिंह। ब्रिटिशर्स ने राजा चेत सिंह को अपॉइंट किया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से, यानी बनारस प्रोविंस से, जो भी एरिया इससे चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ ये सब लगते हैं, इससे जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा आप करेंगे और लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे आप। यानी कि अगर एक तरह से देखिए तो राजा चेत सिंह को जमींदार नियुक्त कर दिया गया कि भाई आप कलेक्ट करिए और लाके दीजिए। क्या करिए? हाँ, कलेक्ट करिए और लाके दीजिए। उसके बाद अगर आगे समझने की कोशिश करें तो अवध में तालुकदारी सिस्टम लाया गया। अवध को 1856 में एनेक्स किया गया। अगर हम अवध की बात करें थोड़ा सा, अवध को तो 1856 में इसको एनेक्स किया गया। ये सब सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है सर, ये यूपी के लोकल लॉ में बहुत ज्यादा आपके नहीं, समझने में आपकी सोच को विकसित करेंगे। जब हम आगे यूपी रेवेन्यू कोड के सेक्शंस पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां से उठा के हमने सेक्शंस में डाली हैं जो इसे लिंक करता है डायरेक्ट। तो अवध को 1856 में एनेक्स किया गया और यहाँ के तालुकदारी सिस्टम यहाँ था, वही तालुकदारी सिस्टम जो हमने पढ़ाया आपको, परमानेंट सेटलमेंट ही इधर साथ चलता था, कि बनारस में भी परमानेंट सेटलमेंट चलता था। और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है ये मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? ये मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए थोड़ा सा, आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे बता देते हैं आपको। रेंट रिकवरी एक्ट जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़, अब हम मेन आएंगे, ये चीजें समाप्त हुई। अभी हम ब्रिटिश पीरियड को ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो काफी लंबा होगा, लेकिन उसमें हम देखेंगे क्या ना, टेनेसी लेजिस्लेशन देखेंगे। टेनेसी लेजिस्लेशन। अब टेनेसी लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? टेनेंट क्या होते हैं? टेनेंट क्या होते हैं थोड़ा सा हम इस पे नजर डालें, क्योंकि ये आपको उधर परमानेंट और रैयतवाड़ी, मालवाड़ी में भी समझने में मदद करेगा। उसके बाद जो जो एक्ट हम डिस्कस करेंगे उस पर अभी हम बात कर लेंगे, कौन कौन से एक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए। आगे अगर हमको पढ़ना है कि पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ जमींदारी का, ये सारी चीजें कैसे हुई, हम कैसे रेवेन्यू कोड तक पहुंचे, तो हमें ये सारी चीजें जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी टेनेंट क्या होती है समझिएगा। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। क्या होता है? किराएदार। किराएदार, ठीक।
लेकिन यहाँ अब हमको टेनेसी लेजिस्लेशन किराएदार के लेके कानून, ये तो कुछ अच्छा नहीं। अब देखिए होता क्या था, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे ए है, ए की कोई लैंड है, अब यहाँ जमींदार नियुक्त किया गया है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक, ये तीन, इसमें जितना प्रोडक्शन होगा उसका 30% इनको चाहिए, और जमींदार इनसे क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो जमींदार भाई 60% तक कलेक्ट करता है, 30 इनको दे देता है और बाकी 30 अपने पास रख लेता है, ठीक है, ये जमींदार का काम था। अब होता क्या था, मान लीजिए किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई, किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और या उस समय ये जो है ये लैंड को नहीं बो पाया, किसी कारण बस बीमार पड़ गया, या इसके घर में कोई मर गया, ये जमीन पे खेती नहीं कर पाया, इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब प्रोडक्शन नहीं हुआ तब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे जाएगा टैक्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ऊपर प्रेशर बनाता था जमींदार के ऊपर कि हमको कुछ नहीं पता भाई, मुझे चाहिए तो चाहिए। अब उनको पता भी नहीं भाई, गांव में 1000 लोग रहते हैं, ऐसे 1000 गांव इनके पास है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पता। अब जमींदार क्या करता कि साले तुम्हारे लैंड पे 1% का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, अब मैं कैसे दूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। अब जमींदार क्या करता कि ए को मारता पीटता कि भाई क्यों नहीं तुमने खेती की, तुम्हारी गलती है। अब जमींदार करता क्या, ये मालिक है इस लैंड का, लेकिन जमींदार क्या करता, ए को हटा देता किसी अदर व्यक्ति को, जैसे सी को है, सी को दे देता लैंड कि भाई अगले सीजन तुम बो और मुझे इतना प्रोडक्शन दो, जबकि इस लैंड का ओनर ए है। लेकिन जमींदार के पास इतना पावर कि वो तुरंत किसी और को लैंड दे देता कि तुमने नहीं बोया, अब मुझे घाटा हो गया, अब मैं किसी और को दूंगा, वो जमीन बोएगा, फसल उगाएगा और मुझे देगा प्रोडक्शन। तो एक नजरिए से अगर देखिए तो ये कौन है भाई, ये तो टेनेंट हो गया ना इस जमीन पे, किराएदार हो गया, मालिक होते हुए भी किराएदार हो गया, कि जमींदार जब चाहेगा तब मुझे खेत से निकाल देगा, किसी और को लाके यहां बैठा देगा। तो इसको लेके कानून बनाए गए थे टेनेसी लेजिस्लेशन, कि भाई कौन कब कैसे जमीन का मालिक होगा, किस कंडीशन में हटाया जाएगा, किस कंडीशन में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हो गया टेनेंट। पर आज के समय में ये नहीं होता है कि भाई मुझे इतना टैक्स देना है तो भाई मैं नहीं टैक्स दूंगा तो जमीन जब्त हो ही जाती है। आज भी ये सारी चीजें चलती हैं। अब देखेंगे कि लैंड का टैक्स हम लोग देते हैं, नहीं दे पाते हैं तो भाई जमीन सरकार ले लेती है ना। ऐसा मतलब आप एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे पर बड़े बड़े लोगों के केस में ऐसा होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या टेनेसी लेजिस्लेशन में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले रेंट रिकवरी एक्ट 1859 पढ़ेंगे, रेंट रिकवरी एक्ट 1859 पढ़ेंगे। उसके बाद हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रेंट एक्ट पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रेंट एक्ट पढ़ेंगे 1873 का। उसके बाद आगरा टेनेसी एक्ट पढ़ेंगे, आगरा टेनेसी एक्ट पढ़ेंगे 1901 का। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे आगरा टेनेसी एक्ट, फिर आया था आपका आगरा टेनेसी एक्ट, इसको फिर नया लाया गया 1926 में, ये पढ़ेंगे। कैसे, देखिए हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपका अवध रेंट एक्ट, अवध रेंट एक्ट 1921 का, ये पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे, आप चिंता मत लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लास्ट में हम फिर मेन आ जाएंगे, सबका मिला जुला के यूपी टेनेसी एक्ट 1939, ये पूरा कंसोलिडेट करके एक ये एक्ट बना दिया गया। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में इतने एक्ट को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी पे चलेंगे, फिर आगे ऐसे आपका लेक्चर चलता रहेगा। दोस्तों इस बात की तो गारंटी है, अगर आप इस लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको बाहर से कहीं से भी यूपी का लोकल लॉ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको चीजें थोड़ी डिस्टर्बेंस लग सकती हैं क्योंकि ये सारी चीजें भी सिलेबस के पार्ट नहीं है। ये सिलेबस को समझने के लिए हम एक भूमिका बना रहे हैं। ये जब हम एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तब चीजें एकदम आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर जब हम रेवेन्यू कोड पे आएंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे तब, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन तो आपको रेवेन्यू कोड सेक्शन और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट से आता है, इन सारी चीजों से आता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। और चिंता नहीं, ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई सुधार करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसे सुधार किया जा सकता है इस लेक्चर को और इंटरेक्टिव और जिससे आपको समझ में आए। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि चीजें होती क्या है। बाकी फिर आगे तो आप खुद कर ही लेंगे, या कोई दिक्कत होगा तो नोट्स पहले से मैं बनाया हूं, मैं नोट्स बनाते चल रहा हूं। आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।